नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं, नवीन सक्सेना, और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल विशेषज्ञ धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नवीन जी, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। धर्मेंद्र जी, एक नजर डाल लेते अब तक की खास खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली और खेल मंत्रालय ने खेल कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 रन की बढ़त बना ली और उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं और आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 133 रन बना लिए थे। पैट कमिंस 15 और कैमरन ग्रीन 17 रन बनाकर क्रीज पर थे। हम कार्यक्रम में इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं रवि कपूर की रिपोर्ट बॉल बाय बॉल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन रोमांचक रहा। हालांकि दोनों टीम की ओर से कुल 200 रन भी नहीं बन सके। भारत ने आज 5 विकेट पर 277 रन से आगे खेलना शुरू किया और 49 रन पर ही अपने शेष 5 विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से रहाणे और जडेजा ने शतकीय साझेदारी पूरी की, लेकिन 1 रन लेने के चक्कर में रहाणे रन आउट हो गए। ये पारी का टर्निंग पॉइंट रहा। यहां से भारतीय टीम संभल नहीं सकी। टीम इंडिया का स्कोर 293 रन पर 5 विकेट था। इसके बाद 32 रन बनाने में टीम ने 5 विकेट गंवा दिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 133 रन ही बना सकी। इस तरह तीसरा दिन खत्म होने तक दोनों टीम की ओर से कुल 11 विकेट गिरे और सिर्फ 182 रन ही बन सके। मेजबान ऑस्ट्रेलिया टीम की दूसरी पारी में शुरुआत खराब रही। पारी के चौथे ओवर में जो बर्न्स 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैथ्यू वेड और मानस लाबुशेन ने 38 रन की पार्टनरशिप कर पारी को संभालने की कोशिश की। लगातार गिरते विकेट के कारण मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ढह गया। ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन के अंदर ही 6 विकेट गंवा दिए। भारत के लिए जडेजा के अलावा जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन को एक एक विकेट मिला। 35वें ओवर की चौथी बॉल मैथ्यू वेड के हेलमेट में लगी। ये बाउंसर बुमराह ने की थी। बॉल इतनी तेज थी कि हेलमेट डैमेज हो गया। वहीं स्टीव स्मिथ लगातार दूसरी पारी में फ्लॉप रहे। वे 8 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 8वें ओवर में चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। उन्होंने पैर में दर्द की शिकायत की। उमेश 3.3 ओवर ही गेंदबाजी कर सके और 1 विकेट लिया। उनका ओवर मोहम्मद सिराज ने पूरा किया। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। धर्मेंद्र, बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि ये स्थिति जो थी पहले मैच में भी आई थी, जब भारत ने जल्दी जल्दी विकेट ले ली थी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उसके बाद जो चैलेंजर्स थे उन्होंने काफी लंबा मैच को खींचा था। हालांकि कल जब मैच शुरू होगा तो भारतीय बॉलर वो स्थिति तो नहीं आने देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, अगर हम पिछले कुछ मैचों की बात करें या पिछले ऑस्ट्रेलिया की दौरे की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं टैलेंडर या पुछल्ले बल्लेबाजों ने हमें परेशान किया है, लेकिन अभी ऐसी नौबत नजर नहीं आती है। ये ठीक है कि पिच अब धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और उस पर बल्लेबाजों के लिए है, अब बल्लेबाज रन बना सकते हैं। जैसे कि पहले दिन हमने देखा कि एकदम से विकेट निकल गए, लेकिन इस जो अभी एक कह सकते हैं कि एक कैमरन ग्रीन ही उनके पास एक जो कि बल्लेबाज के तौर पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को पहले घंटे या ज्यादा से ज्यादा पहले सत्र में उनको आउट करने में दिक्कत होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि पहले सत्र में पूरा मैच ही समाप्त हो जाए। दूसरी बात ये कहीं ना कहीं दिखती है कि भारत इस मैच में जिस हिसाब से देखा जाए कि एक पेशेवर टीम बन गई है। पेशेवर टीम पहले भी थी, लेकिन अब उसके खिलाड़ी, हर खिलाड़ी पेशेवर बन गया है और भारतीय टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। जैसे कि एक माहौल सा बन गया था कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो भारतीय टीम कैसे प्रदर्शन करेगी, और कहीं ना कहीं इस चीज का दबाव खिलाड़ियों पर भी रहा होगा। लेकिन जिस हिसाब से टीम प्रबंधन ने टीम का चयन किया और उसके बाद अपनी बल्लेबाजी में गहराई दी, उसका कहीं ना कहीं फायदा भी टीम को मिला है। जिस तरह से आपने कहा, और हम भी आज जब मैच देख रहे थे तो यही समझ में आ रहा था कि हालांकि दोनों ही टीमें ने 200 रन से ज्यादा नहीं बना पाई कुल मिलाकर, विकेट भी आज ज्यादा से ज्यादा गिरे, लेकिन बैट्समैन को कहीं खेलने में परेशानी नहीं हो रही थी। हालांकि उन्होंने गलती अपनी वजह से की थी।
देखिए, इसमें आप सिर्फ बल्लेबाज की गलती पर न ध्यान दें, गेंदबाजी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारतीयों ने जो भी गेंद की, उन्होंने सही लाइन और लेंथ पकड़ी। उन्होंने देख लिया था कि पिच से अब ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, तो बेहतर यही हो कि हम एक लाइन पकड़ लें। आपने जसप्रीत बुमराह का देखा होगा कि वो जिस तरह से उन्होंने स्टीवन स्मिथ अगर टिके होते तो निश्चित तौर पर वो अंतर पैदा कर जाते। उन्होंने उनको लेग स्टंप उनका निशाना बनाया और आखिर में वैसे ही उनको विकेट मिल गया। हालत ये थी कि बुमराह अपील नहीं कर पा रहे थे, उनको भी पता नहीं चला और स्मिथ रन के लिए दौड़ पड़े थे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रणनीति थी, जो आपकी चाल थी, वो सफल रही है। भारतीय बॉलिंग की बात करें तो आज भारत के जो शीर्ष बॉलर थे उमेश यादव, वो बहुत जल्दी मैदान से हट गए चोट लगने के कारण। तो आज भारत के पास एक बॉलर की कमी भी थी। उसके बावजूद भी भारत ने जो घेराबंदी की ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स के ऊपर, वो काफी काबिल तारीफ है। देखिए नवीन, होता यह है कि जब आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे होते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं विकल्प होते हैं। हाल फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में क्या चल रहा है कि आप अपनी बल्लेबाजी मजबूत करने के लिए 7 नंबर तक बल्लेबाज रखते हैं, और अगर आपके पास कोई ऑलराउंडर है तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो संतुलन पैदा कर जाता है। तो ऐसे में 4 गेंदबाज किसी भी टीम के पास होते हैं, जो आज भी भारतीय टीम के पास थे। और कहीं ना कहीं इसका असर, जो मैं वही बोल रहा हूं कि टीम प्रबंधन ने जिस हिसाब से जडेजा को चुना, उसका फायदा टीम को मिला है, क्योंकि आपको एक अतिरिक्त बल्लेबाज मिल गया कि जो रन भी बना सकता है, और वो जडेजा ने दिखाया, और वो विकेट भी ले सकते हैं बहुत अच्छी। निश्चित तौर पर वो गेंदबाज के तौर पर ही टेस्ट टीम में आते रहे हैं। बल्लेबाजी उनका दूसरा पहलू है, मतलब वो गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर टीम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को इसका फायदा मिला कि वो 4 गेंदबाजों के साथ फिर भी मैदान पर थे, और उमेश यादव की कमी तो खली, क्योंकि जब 23 गेंदबाज आपका जो एक लय में और अच्छी फॉर्म में गेंद कर रहा हो, वो अचानक बाहर चला जाता है, असर पड़ता है। लेकिन उतना असर नहीं पड़ा जितना कि लग रहा था कि, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन की भी गलती थी कि वो नहीं खेल पाए और उनको वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। सिर्फ अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लेबुशेन जो थे वही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय बॉलर्स के आगे टिके। हालांकि मैथ्यू वेड भी जब शुरुआती दौर में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि शायद एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन एक के बाद एक आज विकेट गिरने शुरू हो गए। नहीं, मैथ्यू वेड को इसी उद्देश्य से सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेजा गया है कि वो नई गेंद की चमक खत्म करें, और उन्होंने उसमें अपनी भूमिका निभा भी दी थी। लेकिन आपके मध्यक्रम के जो बल्लेबाज हैं, विशेषकर उनको सबसे बड़ी कमी ये खल रही है कि स्मिथ नहीं चल पा रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। और लाबुशेन, विशेषकर लाबुशेन पिछले 2 साल से बहुत अच्छी फॉर्म में, उन्होंने जिस तरह से एशेज में किया, और पिछली बार जब पिछले 2 साल से जितना भी उन्होंने खेला है, बहुत अच्छे रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं लाबुशेन का जाना उनके लिए बहुत, टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई। और उसके बाद टिम पेन का जो जिस तरह से आउट हो, नाखुश भी थे, और उस पर के बाद डीआरएस पर चर्चा भी छिड़ गई है कि डीआरएस को परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो अलग बात थी कि हमारे सचिन तेंदुलकर जी ने भी एक ट्वीट किया है कि डीआरएस में वो अंपायर कॉल को लेकर उन्होंने किया है, क्योंकि भारत को 2 बार उसका नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये विवादास्पद मुद्दे हैं, और इसका तो बेहतर है कि आईसीसी इस पर गौर करे। कल जब भारत उतरेगा बॉलिंग के साथ और चौथा दिन होगा, कल कैसी रणनीति रहेगी और क्या कुछ रहेगा? भारत कितने कम रनों में समेटना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि भारत चाहेगा कि उनको इतनी बड़ी बढ़त मिले कि थोड़ा सा भी दबाव में आए। तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य यही रहेगा कि 20-30 रन के अंदर उनकी 4 विकेट निकालने हैं, क्योंकि अभी टिककर खेलने वाले अगर देखा जाए तो पैट कमिंस पहले भी कई अवसरों पर दिखा चुके हैं कि वो बैटिंग कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन के बारे में तो उनके सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। इवन उनके कोच जस्टिन लैंगर कह चुके हैं, और वो आज दिखा भी रहे थे, और उन्होंने अभ्यास मैच में भी एक शतक बनाया था। तो मुझे नहीं लगता कि जो सुबह की पिच की नमी होगी उसको वो झेल पाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाज, भारत के जो तेज गेंदबाज हैं, उसका फायदा उठाना चाहेंगे। अगर पिच स्पिन लेती है, धीमा खेलती है, तो अश्विन के सामने टिकना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि कल बॉलिंग की शुरुआत अश्विन और बुमराह करें, या सिराज या बुमराह? मुझे नहीं लगता कि सिराज से करवाएंगे, क्योंकि बुमराह
से बुमराह के साथ वो हो सकता है कि अश्विन को उतार दें, तो क्योंकि रहाणे के साथ अगर आपने रहाणे की कप्तानी पहले भी देखी होगी धर्मशाला में, जब वो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, तो वो स्पिनरों पे पूरा भरोसा दिखाते हैं। हो सकता है अगर यहाँ कोहली कप्तान होते तो हो सकता था कि हम 2 स्पिनरों के साथ में खेलते। यहाँ पर अगर हम 2 स्पिनरों के साथ खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कप्तानी के में जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव यहाँ पर दिखने को मिला है। संक्षेप में रहाणे की कप्तानी और रहाणे की बैटिंग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि रहाणे जब कप्तान बनते हैं तो मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ी बहुत सहज होकर खेलते हैं। वो खिलाड़ी पर ऐसा नहीं है कि कोहली नहीं करते, वो खिलाड़ी पर जिम्मेदारी सौंपते हैं और किसी भी फैसला करने में चूकते नहीं हैं। और बल्लेबाजी का तो उन्होंने दिखा दिया। एक बार लास्ट में उन्होंने 103 रन की पारी खेली थी और आज जो पारी उन्होंने खेली, पूरे अंतर ही मैच में एक पारी नहीं कर दिया। और जडेजा के भी तारीफ करनी होगी, अगर उनका साथ नहीं देते तो आज देखा हमने कि जिस तरह से एक विकेट आउट हुआ और हमारे पुछल्ले बल्लेबाज आया राम गया राम बन गए। मैच कल सुबह होगा भारतीय समय के अनुसार 4:45 पर और आप इसकी कमेंट्री सुन सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर। हमें उम्मीद है कि जब तक आपकी सुबह होगी तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया के 2 से 3 विकेट गिर चुके होंगे। निश्चित तौर पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज क्रिकेट अवार्ड्स के विजेताओं के नामों की घोषणा की। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स बेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड के लिए चुना गया। सुनते हैं आज पुरस्कृत खिलाड़ियों पर अतहर सईद की रिपोर्ट। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 2011 से 2020 तक टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मिलाकर 20,396 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 66 शतक और 94 अर्धशतक लगाए। कोहली ने इस दौरान 70 इनिंग्स में 56.97 की औसत से रन बनाए। वे 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया में भी शामिल थे। वहीं सिर्फ वनडे में कोहली ने इस दशक में 61.83 की औसत से 10,000 से ज्यादा रन स्कोर किए। इस दौरान उन्होंने 39 शतक और 48 अर्धशतक लगाए। पिछले 10 साल में वनडे में उन्होंने 112 कैच लिए। वहीं भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड चुना गया। स्मिथ ने 2011 से 2020 के बीच टेस्ट क्रिकेट में 65.79 की औसत से 7,040 रन बनाए। वहीं अफगानिस्तान के राशिद खान को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने इस दशक में T20 में सबसे ज्यादा 89 विकेट लिए। इस दौरान उनका औसत 12.62 रहा। महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड चुनी गई। इसके साथ ही उन्हें विमेंस वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड भी चुना गया। एलिस ने 2011 से 2020 के बीच वनडे और T20 इंटरनेशनल मिलाकर 4,349 रन बनाए। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। तो ये थी क्रिकेट अवार्ड्स की बात। और अगर कल भारत मेलबर्न में ये मैच जीत लेता है तो एक और रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, है ना धर्मेंद्र? हाँ, निश्चित तौर पर। अभी तक जो भारत का विदेशों में रिकॉर्ड रहा है, विदेशी पिचों पर, विदेशी मैदानों पर कहें तो मेलबर्न में उसने एक बार 1977 में जीत दर्ज की थी, एक बार 1981 में जीत दर्ज की थी और 2018 में जीत दर्ज की थी। तो ये मेलबर्न में उसकी चौथी जीत हो जाएगी। भारत ने आज तक 4 मैच किसी विदेशी मैदान पर नहीं जीते हैं। किंगस्टन जमैका हुआ, पोर्ट ऑफ स्पेन हुआ और सिंहलीज ग्राउंड कोलंबो है, यहाँ पर भी उसने 3-3 मैच जीते हैं। तो ये 4 मैच, नया रिकॉर्ड और नया इतिहास। तो हमें लगता है कि कल मेलबर्न में एक नया इतिहास रच ही दिया जाएगा। क्रिकेट के बाद अब बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल और इंग्लैंड के एंडी मरे को ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। नागल ने पिछले साल यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी। हालांकि दूसरे दौर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो साल में किसी ग्रैंड स्लैम के इंडिविजुअल में मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। नागल समेत खिलाड़ियों को वाइल्ड कार्ड जिन्हें एंट्री मिली है उनमें ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर रॉकनल, अमेरिका के मार्क पॉलोमैन, थानेसी कॉकिनाकिस, अलेक्जेंडर वुकिक और इंग्लैंड के एंडी मरे शामिल है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया है, लेकिन सुमित नागल के लिए अच्छी बात है निश्चित तौर पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन का पिछले कुछ समय से एक वो रहा है, एक नियम रहा है कि वो एशिया पैसिफिक देशों से एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड देते हैं। सुमित नागल पिछली बार क्वालिफायर में गए थे, पहले दौर में बाहर हो गए थे। फ्रेंच ओपन में भी वो क्वालिफायर से आगे नहीं बढ़ पाए थे।
अमेरिकन ओपन में 2 बार खेल चुके हैं, यूएस ओपन में। कहीं ना कहीं अभी आपने बताया कि इस साल वो दूसरे दौर पर पहुंचे, और पिछले साल आपको याद होगा कि उन्होंने रोजर फेडरर को पहले सेट में हरा दिया था, और यहां तक कि रोजर फेडरर ने उनकी तारीफ की थी। तो ये भारतीय टेनिस के लिए अच्छा है कि उनका एकल में एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि युगल में हमारी पहचान है, जो कि लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और यहां तक कि सानिया मिर्जा ने हमें दिलाई है। एकल में कभी हमारी पहचान नहीं बनी, तो सुमित नागल को अगर मौके मिलते हैं बड़े टूर्नामेंट में खेलने के, तो अनुभव भी मिलेगा, और बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने से जो एक उनका हौसला बढ़ेगा, उससे निश्चित तौर पर उनको आगे फायदा मिलेगा। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कोरोना महामारी के बाद बस सबसे कुछ ही महीने में, मतलब जनवरी में शुरू होगा। सेकेंड वीक के अंदर सुमित नागल को एंट्री मिल चुकी है, लेकिन रॉजर फेडरर इस बार नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनके टखने में चोट है, घुटने में शायद, और वो उसका इलाज करा रखे हैं। जो खबर हमारे पास आ रखी है, विश्व के नंबर 5 खिलाड़ी रॉजर फेडरर 2021 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे। वो घुटने की चोट से उबर रखे हैं। रॉजर फेडरर 21 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेल पाएंगे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर इस समय यूएई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि फेडरर टोक्यो ओलंपिक और विंबलडन में जरूर खेलेंगे। देखिए, उनके जो एजेंट ने बयान दिया था, उनका यही था कि उनके लिए जो टेनिस कैलेंडर पूरा तैयार कर रहे हैं, उसमें यही है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद जो एटीपी के टूर्नामेंट होंगे, एटीपी टूर के जो भी टूर्नामेंट होंगे, उनमें वो वापसी करें, क्योंकि एटीपी टूर्नामेंट के जो भी छोटे टूर्नामेंट होंगे, उनमें उन पर दबाव या जो भी चीजें होती हैं, इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का एकदम से, अगर वो पिछले साल, इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेले थे, उसके बाद वो बाहर हो गए थे, उनको टखने का जो आपने बताया था कि तमाम परेशानियां हुई, वो विंबलडन तो हो नहीं पाया था, लेकिन यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन में वो नहीं खेल पाए थे। और ऐसे में ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो, मुझे लगता है कि अभी भी खेल रहे हैं, कोर्ट पर वो तैयारियां कर रहे हैं। तो हम विंबलडन में और ओलंपिक में उनको जरूर देखेंगे। ओलंपिक में आज तक उन्होंने एकल का स्वर्ण पदक नहीं जीता है, और शायद वो अपने आप को फिट रखकर इस बार ओलंपिक में अपने देश की कमान संभालेंगे और पदक जीतने की कोशिश करेंगे। और आपको सबको बताते चलें कि अब अगले साल 8 से 21 फरवरी के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच को, राफेल नडाल को, एशले बार्टी को, नाओमी ओसाका को और सेरेना विलियम, कई दिग्गज खिलाड़ियों के इसमें शामिल होने की संभावना है। जी। अगली खबर, खेल मंत्रालय ने देश में खेल कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि सभी एथलीटों और सहायक कर्मियों का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए आयोजन समिति प्रत्येक खेल प्रतियोगिता के लिए कोविड कार्यबल का गठन करेगी। ये कार्यबल समय समय पर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी एसओपी और अन्य दिशा निर्देशों के प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। खेल मंत्रालय ने अपने परिपत्र में कहा, दिशा निर्देश सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किए गए थे और प्रतियोगिताओं का संचालन गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। आउटडोर खेलों के लिए स्टेडियम की कुल क्षमता के अधिकतम 50% दर्शकों को ही अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश और निकास और बैठने के क्षेत्र में भीड़ का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की योजना है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे फेस कवर, मास्क, फेस शील्ड, पीपीई और अन्य सामान जैसे सैनिटाइजर और साबुन की उचित व्यवस्था आयोजन समिति करेगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में इस समय बेंगलुरु का मुकाबला जमशेदपुर से हो रहा है। अंक तालिका में बेंगलुरु तीसरे, जबकि जमशेदपुर छठे स्थान पर काबिज है। वहीं मुंबई सिटी और एटी के मोहन बगान 7 मैचों में 16-16 अंकों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। इससे पहले कल खेले गए मैच में केरला ब्लास्टर ने हैदराबाद एफसी को 2-0 से हराकर 7वें सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। केरला ब्लास्टर की ओर से अब्दुल हक्कू ने 29वें और जॉर्डन बरे ने 88वें मिनट में गोल किया। केरला की 7 मैचों में ये पहली जीत है और अब वो 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है और टीम ने 3 मैच जीते हैं और 3 ड्रॉ खेले हैं। और धर्मेंद्र, अब घड़ी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रखी है, हम और खेल खबरों पर चर्चा करें, इसलिए चलते चलते अपने सुनने वालों को बता दें आज हमने किन किन खबरों पर आपके साथ अपने विचार साझा किए और किन खबरों पर आपकी नजर थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया है। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है और खेल मंत्रालय ने खेल कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। कार्यक्रम में आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार आपका। इजाजत दीजिए मुझे यानी नवीन को। नमस्कार।